ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि भारत में ही इसके लिए काफ़ी संघर्ष होता है, लड़ाई होती है। तो जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब भारत में अगर आप देख लीजिए तो बहुत ऐसे कम उत्पाद हैं जो कि विश्व लेवल पर जो है टक्कर देते हैं, क्योंकि अब हमें ही सोचना चाहिए कि हम क्या हो सकता है उसको विश्व लेवल पर उसका मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, और जो है अगर उसको और ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है, उसको और ज़्यादा आधारभूत संरचना की आवश्यकता है। अब जैसे अमूल को ही ले लिया जाए तो अमूल बहुत अच्छा उदाहरण है इसका, विश्व में इसका 8वां स्थान है वर्तमान में। अब जैसे अमेरिका की जो है डेयरी फर्म है, फिर फोंटेरा न्यूजीलैंड की हैं, फिर आपको देखने को मिलेगा नेस्ले जो स्विट्ज़रलैंड के हैं, कैवेंटर जो इंग्लैंड का है, जो अभी आप भारत में उसका शोरूम देखिएगा। उसी प्रकार 1946 में जो है सरदार पटेल की भूमिका बहुत थी गुजरात में सहकारिता आंदोलन में, और उन्होंने इसकी शुरुआत की, और अमूल जो है वो आनंद नाम के स्थान से जो है इसकी शुरुआत हुई सहकारिता के तौर पे। 1970 में जो है वर्गीज कुरियन ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। तो आज जो है अमूल जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उसके उत्पाद जो है कई सारे उत्पाद का जो है वो उत्पादन करता है, बहुत सारे उसके बड़े बड़े शहरों में शोरूम हैं जो कि हम मान सकते हैं, और विदेशियों का भी जो है इसके प्रति बहुत क्वालिटी के तौर पर जो है इसके प्रति जो है अच्छा विचार वो रखते हैं कि अमूल जो है बहुत गुणवत्ता है, इसमें बहुत सारी गुणवत्ता है। और एक आपको बहुत चर्चित मिलेगा जो कि आरंभ में इसको बनाया गया था, 1954 में बनाया गया था, और 60 के दशक में जो है काफ़ी प्रचलन में आया। जो मोहन नाम के व्यक्ति ने, एक्चुअली वो एक जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, और उन्होंने गन्ने के रस से जो है वो उसे बनाया था ओल्ड मोंक जिसको कहते हैं, जो कि एक शराब है, अभी रम है। तो रम जो है वो गन्ने के जूस से ही बनाया जाता है, और इसको प्राकृतिक तरीके से जो है इसका किण्वन भी वो करते थे। और इसके पीछे कहानी भी है। अनुज धर ने अपनी पुस्तक में इसे सुभाष चंद्र बोस से जोड़ा। वो बताते हैं कि मोहन जो ये आयुर्वेदिक डॉक्टर था, इससे उनका बहुत संबंध था, चूँकि अपने 1947 के बाद वो उनको मृत नहीं बताते हैं। वो कहते हैं कि 1985 तक वो एक गुमनामी बाबा के तौर पर थे। तो सुभाष चंद्र बोस से उनका परिचय था मोहन का, और इस पर रोचक कहानी भी है कि वो मोहन को बोलते थे कि तुम हमको ऐसा नाम दो कि हम फेमस हो जाएं दुनिया में, लेकिन मेरा अपना नाम मत दो, सुभाष चंद्र बोस का मत दो। तो इस संदर्भ में जो है उन्होंने गुमनामी बाबा का ट्रांसलेशन किया ओल्ड मोंक के रूप में, और ये ओल्ड मोंक जो है बहुत फेमस हुआ है। ऐसी एक कहानी है इसके पीछे। तो ये भी वैश्विक बाज़ार में जो है ये काफ़ी जो है इस पर जो है चर्चा होती है। अब आप देखिएगा कि जैसे मैंने बात की कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अब किसी चीज़ पर अपने अधिकार को स्थापित करना वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर भारत में देखा जाए तो एकदम पहले से भारत में इन सब चीज़ों की आवश्यकता थी नहीं। कंपनी की संकल्पना नहीं थी, गोदाम की संकल्पना नहीं थी। भारत काफ़ी आत्मनिर्भर था। अगर आप प्राचीन भारत का इतिहास देख लें या मध्यकाल का, आधुनिक काल से पहले, तो हर चीज़ में भारत संपन्न था और आत्मनिर्भरता थी। स्थिति ऐसी थी कि यहाँ के जो मूल लोग हैं वो यहाँ से बाहर उनको समुद्री यात्राएं करना भी जो है प्रतिबंधित किया गया था। ये बहुत बड़ा कारण भी था 1857 के सैनिक विद्रोह में। और देखा जाता है कि बाहरी जो है कनेक्शन बहुत कम था। तो ऐसे में बात ये थी कि अन्य जो देश थे, यूरोपीय देश थे या मध्य एशियाई देश थे, ये सब भारत के संसाधनों पर इनकी नज़र थी। ये सबसे पहले तो यात्री के रूप में लोग को भेजते थे, फिर इतिहासकार उसमें होते थे, फिर भूगोलवेत्ता होते थे, फिर वैज्ञानिक होते थे, और इनका बड़ी बारीकी से अध्ययन कर वो अपने शासकों को बताते थे। फिर वो भारत आते थे और इन संसाधनों का दोहन करते थे। स्थिति ऐसी हो गई कि उन्होंने भारत को ही अपना घर बना लिया, चूँकि यहाँ संसाधन बड़ा स्थायी तौर पर मौजूद थे। तो ये स्थिति ऐसी हो गई बाद के दिनों में कि कंपनी का विकास हो गया, उनमें मालिकाना हक की बात आ गई, तो जो वास्तविकता थी वो कहीं ख़त्म हो गई। अब इसको स्थापित करने के लिए हम काफ़ी संघर्ष करते हैं। कई बार तो
ऐसी स्थिति आती है कि दूसरे देश से भी पेटेंट के लिए हमें लड़ाई करनी पड़ती है। अब इसमें जैसा मैंने बताया कि कॉपीराइट जो है 1957 का अधिनियम है, फिर इसे 1991 में संशोधित किया गया, यानी 50 वर्ष तक का रिन्यूअल, फिर इसमें 10 वर्ष एक्स्ट्रा फिर जोड़ा गया। उसके बाद ट्रेडमार्क जो चीन का है, फिर ट्रेड नेम का है, फिर पेटेंट का है। पेटेंट में जो है देखा जाता है कि 10 वर्ष का जो है उत्पाद का हम लोग उसको पेटेंट देते हैं, फिर इसमें और 10 वर्ष जोड़ा गया, यानी 20 वर्ष का इसमें प्रॉपर्टी राइट मिलता है। तो जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो ट्रिप्स है, उसके जब भारत ने उसे WTO और उसको जब साइन किया 95 में, तो इन सब बातों को भारत को मानना पड़ा। यानी इस संदर्भ में जैव विविधता अधिनियम 2002, उसके बाद जो है GI टैग जो भौगोलिक संकेतक 1999, पेटेंट एक्ट 1970, डिजाइन एक्ट वर्ष 2000, कॉपीराइट 1957, प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट 2001, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, फिर सेमी कंडक्टर्स जो है प्रोडक्ट्स 2000। तो इन सब बातों को जो है WTO और ट्रिप्स के माध्यम से, WIPO के माध्यम से हमें मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। और जैसा मैंने बताया कि औद्योगिक क्रांति के बाद इसकी रूपरेखा काफ़ी सशक्त हो गई। 1883 में देखा जाए तो जो पेरिस सम्मेलन था, उसमें इस पर काफ़ी बात हुई कि जो है इस प्रकार के अधिकार को स्थापित करना चाहिए। तो भारत में जो पहला इस प्रकार का कानून था वो 1856 में था, क्योंकि ब्रिटिश काल में भी इस प्रकार के अधिकारात्मक कानून थे, क्योंकि ब्रिटिश जो यहाँ शासन का जो मूल उद्देश्य था वो आर्थिक आधिपत्य ही था। और भारत में इतनी सारी विविधता को देखकर वो एकदम पागल हो गए। वो उनका मन नहीं था। अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो शायद वो भारत को छोड़ के नहीं जाते, तब तक ये स्थिति बन जाती। और 1967 में जो है वो इसे मैंने बताया कि WIPO बना 1970 में, ये कानून के रूप से काम करने लगा। तो आज भी हम देखते हैं बहुत सी ऐसी कहानियां हैं इतिहास में जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि ये वस्तुतः उसका मूल स्थान तो कहीं और था, या उसे किसी जो है गुमनाम व्यक्ति ने बनाया, लेकिन उसका अधिकार किसी और को मिल गया। अब जैसे जो हमारे स्पीकर जो तल पड़े थे, जो उस समय जिन्होंने मरुत शाखा का निर्माण किया था 1895 में, और उन्होंने काफ़ी दावा भी प्रस्तुत किया था, लेकिन 1903 में जो राइट्स ब्रदर थे उन्हें जो है उसका पेटेंट अधिकार मिल गया हवाई जहाज बनाने का। तो ऐसे इतिहास में बहुत सारी कहानियां हैं जिसके माध्यम से पता चलता है कि इन सब वैधानिकता में जो है बहुत से ऐसे गुमनाम चरित्र सामने आते हैं। अब आज जो है बहुत रिसेंटली जो मई 2020 में झारखंड के जो है वो सोहराय कला और कोहबर कला को जो है GI टैग प्रदान किया गया, क्योंकि झारखंड की जो ये प्रथम GI टैग है। तो सोहराय कला, इसका जो संबंध है वो हजारीबाग के, अब हम चर्चा करेंगे तो बिंदुवार कुछ जो GI टैग के बारे में जो मूलतः स्टेट वाइज हैं, पूरा 690 को तो करना संभव है नहीं। तो सोहराई कला जो हजारीबाग के जो इसको क्षेत्र है, जो बादाम क्षेत्र, तो उस समय के जो पूर्व पाषाण कला की गुफा चित्रकला थी। जैसा हमें इसके बारे में जो इतिहास में जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, इसकी जानकारी मिलती है कि इसमें भित्ति लेखन भी होता था। बाद के दिनों में इस कला को जो है लोक जीवन से लोग और अधिक बढ़ाने लगे, और महिलाएं जो हैं वो दीवार में ज़मीन में रंगोली बनाती थीं, और वो जो मिट्टी था वो काफ़ी प्राकृतिक तरीके से उसमें रंग बनाती थी दोमट मिट्टी के माध्यम से। और दीपावली में, फिर शादी ब्याह में, इस संदर्भ में जो है काफ़ी लोक चित्र बनाए जाते थे। सफ़ेद, लाल, चटकीली प्रकार के जो है रंगों का उपयोग किया जाता था, और जो है गोबर और गोंद इनके माध्यम से, लाह के माध्यम से उससे
लेमिनेशन किया जाता था, तो एक बहुत बड़ी बात इसमें है। तो इस संदर्भ में जो है रुक्मणी देवी का स्थान जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने इसको काफ़ी पहचान दी। और इसके बाद जो है सोहराय कला में देखा जाता है कि जो लक्ष्मी पूजा यानी दीपावली के समय, कुहाल पूजा के समय जो घर में चित्रांकन होता है और ब्रशों का यूज किया जाता है, ब्रश भी जो है वो रेसे से बनाए जाते हैं। तो इस संदर्भ में जो है ये सजावट जानवरों की, पशु पक्षियों की, यानी लोक जीवन से जुड़ी आकृतियों से संबंधित की जाती थी। क्योंकि पूर्व पसान में जब सभ्यता होमोसेपियंस में नहीं रही होगी तो हो सकता है कि वो चट्टानों में भी उसका निर्माण करते थे। बहुत से ऐसे हमें मिलेंगे चित्र जिसमें कि चांद सूरज उसको बनाया गया है या आखेटन का चित्र बनाया गया है। और उसके बाद जो है कोहबर चित्रकला, ये भी कोहबर यानी गुफा चित्रकला, ये भी आरंभ में चट्टानों में बनाई जाती थी और बाद में इसे जो है शादी ब्याह से जोड़ा गया। यानी शादी ब्याह के समय जो है रूम के अंदर जो है एक विशेष कला जो है इसमें बनाई जाती है और उसमें भी लोक चित्र बनाए जाते हैं। पेंट से जो है इसमें उकेरा जाता है और इसमें भी प्राकृतिक प्रकार के रंगों का उपयोग किया जाता है। और वर वधू के बीच जो है प्रेम भावना उत्पन्न करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। और इसको जो है दोनों इनको यानी सोहराई और कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए जो हजारीबाग के जो पद्मश्री, जिन्हें 2019 में पद्मश्री प्राप्त हुआ, बुल्लू इमाम, उनकी बहुत बड़ी इसमें भूमिका है। इसमें देखा जाता है कि उन्होंने काफ़ी अन्य राष्ट्रों में भी इसकी प्रदर्शनी लगाई, दिल्ली के म्यूजियम में भी इसको काफ़ी पहचान दिलाई। तो ऐसे में इसके प्रति जो है, इसके जो आर्ट के प्रति अगर इसे भी अच्छी तरह व्यवस्थित तरीके से कपड़ा में, कैनवस में बनाकर बेचा जाए तो ये अच्छी बात होगी। और ऐसा हो भी रहा है। अमेजन में देखिएगा और भी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, फ्लिपकार्ट में इस प्रकार के जीआई टैग की कला की वस्तुएं बहुत मिलती हैं, जिससे आप ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं। इसके बाद जो है अद्यतन कश्मीरी जो अरेवा केसर है, जो कि जम्मू के पुलवामा में जो है इसकी प्रमुख खेती होती है और ये हल्का लाल रंग का पतला होता है, बहुत काफ़ी पतला होता है, क्योंकि पुष्प के वतिकाग्र से यह निकलता है। और इसका खाद्य, दवा, इन सब के रूप में भी जो है इसका काफ़ी प्रयोग होता है। इसका सुगंध भी काफ़ी अच्छा होता है, यानी इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। अब कश्मीर में केसर के इतिहास को अगर आप देखिएगा तो जहांगीर के काल से ही हमें देखने को मिलता है। अभी वर्तमान में जो है 5 ग्राम केसर 1000 रुपया का उपलब्ध होता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये दवा के रूप में भी यूज होता है, खाद्य के रूप में भी। और इसको नकली उत्पाद भी बहुत इसके नाम पर बेचे जाते हैं। जो पंपोर जो क्षेत्र है कश्मीर का, जो ऊपरी भाग है, उसमें इसकी खेती काफ़ी होती है और इसे भी जीआई टैग अगर मिल गया तो इसका मतलब है कि यहाँ के सामुदायिक क्षेत्र पर लोगों का वैधानिक और आर्थिक अधिकार हो गया इससे, और दूसरे लोग इसको नहीं लगा सकते। फिर जो तमिलनाडु का पंचतीर्थम पलानी प्रसादम है, जो काफ़ी फेमस है, वहाँ के जो मंदिर में इसका जो है प्रसाद के रूप में प्रयोग होता है। इसमें घी, फल, इलायची, गुड़, मेवा, इनका जो है प्रयोग में लाया जाता है और इसको जो है वो बाहर में भेजते भी हैं, विश्व स्तर पर जो है इसकी मांग है। तो ये काफ़ी अद्यतन है, इनको दिया गया। फिर उड़ीसा का जो है कंदमाल का हल्दी चूँकि खाद्य के रूप में भी, दवा के रूप में भी, एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका यूज होता है। तो ये जो कंदमाल है ये फुलबनी ज़िला है, आदिवासी क्षेत्र का ज़िला है, जहाँ पर वहाँ के जो खोंड या कंद जनजाति जो द्रविड़ रेस के हैं वो इसे काफ़ी इसका इस्तेमाल करते हैं, इसे विशेष तरीके से इसे उपजाते हैं। तो इसे भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए जीआई टैग का दिया गया है।
उसके बाद जो है हैदराबाद का जो पुट्टुपुका तेलिया पुट्टुपुका तेलिया, जो कि एक डाई तकनीक है जो कि हथकरघा द्वारा बनाया जाता है, जिसमें शेर, हाथी, पक्षी चित्र होते हैं, नारंगी लाल रंग का होता है। या इसको भी अद्यतन रूप में जो है अभी दिया गया है और डाई के माध्यम से ये वस्त्र में जो है काफ़ी आकर्षक दिखते हैं। उसके बाद चंदेरी सिल्क है, जो कि मध्य प्रदेश का काफ़ी जो है चर्चित सिल्क साड़ी और सिल्क इसके जो परिधान हैं उससे जुड़े हुए हैं। यानी 2nd से 7th सेंचुरी AD में जो है इनका विकास जो है मालवा वंश के शासकों द्वारा हुआ। बाद में जो है मुग़ल काल में, अकबर के काल में देखने को मिलता है कि इसे बड़े पैमाने पर जो है इसे बनाया गया। उसके बाद जो है बलचूरी साड़ी, तो बलचूरी जो साड़ी है वो मुर्शिदाबाद यानी पश्चिम बंगाल का प्रमुख जो है वो परिधान है। इसमें जो है पल्लू में पुराणों के चित्र बनाए जाते हैं, वो देवी देवताओं के चित्र भी होते हैं। नवाब मुर्शिद कुली खान का जो है काफ़ी इसमें योगदान था। ऐसे तो ये ढाका से आरंभ हुआ, लेकिन मुर्शिदाबाद इसका केंद्र बना और बांकुड़ा के जो विष्णुपुर है वहाँ भी इसका मुख्य विपणन केंद्र है। जो स्वर्ण बलुचरी है या मीनाकारी है, जिसमें सोने का भी काम किया जाता है। तो ये एक विलासिता का परिधान था, क्योंकि बंगाल में ज़मींदारी प्रथा बहुत काफ़ी सशक्त थी, तो ज़मींदार जो है इसका बहुत उपयोग करते थे, स्पेशल इसको जो है वो बनवाते थे।